very good afternoon. We will be solving a synergy mock test today for English. Okay, so the first question is proverb or idiom. We have to find the correct meaning. So the proverb or idiom is a penny for your thoughts. The correct answer of the same is tell me what you are thinking. Why? Because penny is derived from a word known as pensive, and pensive means thinking deeply and quietly about something serious. So it is used when someone looks lost in deep thinking. So when do we use the idiom a penny for your thought? When someone is seen to be lost in their own thoughts, and that is why the meaning is tell me what you are thinking. So we are asking them what are they thinking or lost in. The next question is join these parts to make a meaningful sentence. The correct order of parts is, so we have to find the right answer. So we is the first pronoun, usually pronoun comes the first. We live, the verb, in a secular nation. सबसे पहले आपका क्या आया, प्रोनाउन आया, फिर आपका वर्ब आया, फिर आपका बाकी का सेंटेंस आया प्रेपोजिशन के बाद. सो द करेक्ट आंसर इज 6, 3, 5. So the option 2 is your correct answer. Find the correctly spelled word. So what is the right spelling of deceive? It's DECEIVE. यूजुअली यहाँ पर ये गलती हो जाती है तो इसको ध्यान रखना. इट्स EIVE नॉट IEVE. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन अंडरलाइंड वर्ड. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग. सो हमें क्या निकालना है, उसका सिनोनिम निकालना है. सो सिनोनिम ऑफ एलेटरी फ्लावर्स. सो एलेटरी फ्लावर्स का सिनोनिम क्या होगा, स्पॉन्टेनियस. अब हम समझते हैं स्पॉन्टेनियस क्यों है. सो एलेटरी का मतलब होता है समथिंग विच इज विच अकर्स विदाउट प्लान और अननोन या फिर सरप्राइजिंगली. तो ये होता है आपका मीनिंग ऑफ एलेटरी. और यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस है उसमें अगर हम प्लान देखें, सिस्टमेटिक देखें, मेथोडिकल वर्ड को देखें तो क्या होता है कि ये तीनों वर्ड्स आपका क्या रेफर कर रहे हैं, कोई चीज़ जो आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ की है या एक मेथड में फॉलो हो रही है, एक सिस्टमेटिक वे में जा रही है, एक मेथड को फॉलो कर रही है, तो हम उसको यूज़ करेंगे. पर हमने क्या बोला कि हमें नियरेस्ट मीनिंग निकालना है इसका, which is a synonym. So the right answer was spontaneous because it refers to something which happens suddenly, right? तो इसलिए बाकी तीनों आंसर्स आपके करेक्ट नहीं है. अगर वो ऑपोजिट बोलता तो हम लोग बाकी में से ढूंढ सकते थे, बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सिनोनिम्स, तो आपका राइट आंसर विल बी स्पॉन्टेनियस. फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. सो ब्रोकली को राइट स्पेलिंग क्या है, ब्रोकली के BROCCOLI. Some proverbs, again we have to write the meaning, find the meaning of the idiom, get your act together. The right answer is work better or leave. अब ये आंसर क्यों है इसका, इसको समझते हैं. वैसे तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा डायरेक्ट, जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं वैसे ही इंग्लिश में idioms होते हैं, तो इट हैज़ टू बी लर्नड. बट इसको समझ लेते हैं. गेट योर एक्ट टुगेदर मतलब यहाँ पे जो एक्ट है इट इज़ रेफरिंग टू द वर्क. तो उसका ये कहने का मतलब है कि जो भी आप काम कर रहे हो या जो भी चीज़ें हैं उसमें आप बेटर करो. So that's the meaning of your idiom, get your act together. और ये स्पेसिफिकली तब बोला जाता है जब हमें किसी को कोई वार्निंग देनी हो, हमें किसी को ये बोलना हो कि या तो तुम ये ठीक कर लो या फिर चले जाओ. नेक्स्ट अगेन वी हैव टू रीअरेंज द सेंटेंस. सो सबसे पहले आएगा प्रोनाउन. सो क्या आएगा, वी फाइंड, वर्ब आ गया आपका वी फाइंड
सेकेंड नाउन क्या आपके पास? रेडियो एडवर्टाइजिंग वी फाइंड, ओके, तो यहाँ पे हमने गलती की, यहाँ पे क्या होगा आपका? वी फाइंड एडवर्टाइजिंग ऑन रह गया था ना, इसलिए ऑन रेडियो इफेक्टिव। सो जब आप सेंटेंस बना रहे होगे तभी आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कहीं पे कोई सेंटेंस में कोई मिस हो रहा है तो गलत होगा आंसर, तो इसीलिए इसको हम दोबारा करेक्ट कर लिया हमने। तो राइट आंसर वॉज 5, फोर्थ ऑप्शन, वी फाइंड एडवर्टाइजिंग 4, देन 1, 3 and 2। नेक्स्ट मैम इसको हम कुछ इस हिसाब से भी लिख सकते हैं ना, लाइक वी फाइंड एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव ऑन रेडियो। वी फाइंड, एक मिनट, एडवर्टाइजिंग वी फाइंड एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव ऑन रेडियो। लिख सकते हैं, अब वी हैव टू चेक ये क्या ऑप्शन में है हमारे पास। वी फाइंड वॉज 6, 5, 4 and 2, 6, तो ये ऑप्शन में ही नहीं था। ओके मैम, ठीक है, ऑप्शन में नहीं था, अदरवाइज द सेंटेंस इज नॉट रॉन्ग, सेंटेंस इज राइट, बट वो ऑप्शन में नहीं है, तो बिकॉज वी हैव टू फॉलो द ऑप्शंस, तो उसमें से द बेस्ट ऑप्शन वॉज दिस। ठीक है, ओके, यस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक वो सेम क्वेश्चन 2 बार आ गया। ओके, विल स्किप दिस वन, विल गो फॉर द नेक्स्ट। सो वी हैव टू रीअरेंज व्हेन ही, अब हमें व्हेन ही के आगे बाकी का सेंटेंस कंप्लीट करना है। व्हेन ही, द फर्स्ट सेज RQPS, so when he heard the hue and cry at midnight, he was nervous and did not know what to do. सेकेंड क्या कहता है? QSPR, when he, अब उसने बोला यहाँ पे सबसे पहला रॉन्ग क्या हो गया? Q, when he के बाद फिर से he आ सकता है? नहीं आ सकता, 2 बार एक साथ प्रोनाउन नहीं आएगा ना, तो इट्स रॉन्ग, तो इसीलिए बी आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, सी में क्या है? सबसे पहला SQ, सो व्हेन ही व्हाट टू डू, बट व्हेन ही व्हाट टू डू ही वॉज नर्वस, इसका कोई सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा, तो इसीलिए आपका सी आंसर भी करेक्ट नहीं है। और डी क्या कहता है? PQ, व्हेन ही डिड नॉट नो ही वॉज नर्वस एंड, व्हेन ही डिड नॉट नो ही वॉज नर्वस एंड, सेंटेंस का फॉर्म कुछ सेंस बना रहा है, व्हेन ही डिड नॉट नो ही वॉज नर्वस एंड कोई सेंस नहीं है, इसलिए डी भी नहीं है। सो द राइट आंसर वॉज ए। ठीक है, व्हेन ही heard the hue and cry at midnight, he was nervous and did not know what to do. नेक्स्ट देखते हैं, I read an advertisement that said, फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारे पास? PQ, so I read an advertisement that said पोश एयर कंडीशन जेंटलमैन ऑफ टेस्ट, ये दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं, पोश एयर कंडीशन जेंटलमैन ऑफ टेस्ट नहीं, सो डज नॉट मेक सेंस, इसलिए रॉन्ग है। आई रेड एन एडवर्टीजमेंट दैट सेड PSRQ, सो पोश एयर कंडीशनड फुली फर्निश्ड रूम्स, यहाँ तक ये ठीक लग रहा है, पोश एयर कंडीशनड फुली फर्निश्ड रूम्स। अब हमें पता है कि पोश और एयर कंडीशन वर्ड किसके लिए यूज हो रहा था? फुली फर्निश्ड रूम्स के लिए यूज हो रहा था, तो दीज वर द एडजेक्टिव्स यूज्ड फॉर अ फुली फर्निश्ड रूम फ्रेज। ठीक है, यहाँ तक ये ठीक है। RQ, आर अवेलेबल फॉर जेंटलमैन ऑफ टेस्ट, विच इज अगेन करेक्ट, तो इसीलिए बी आंसर सीम्स करेक्ट। अब बाकी दोनों ऑप्शंस भी देख लेते हैं। PSQR, आई रेड एन एडवर्टीजमेंट दैट सेड पोश एयर कंडीशनड फुली फर्निश्ड रूम्स जेंटलमैन ऑफ टेस्ट। अब यहाँ पे रॉन्ग हो गया ना, फुली फर्निश्ड रूम्स के बाद क्या? जेंटलमैन ऑफ टेस्ट, डज नॉट मेक सेंस, तो इसलिए सी आंसर इज रॉन्ग। लास्ट देख लेते हैं, आई रेड एन एडवर्टीजमेंट दैट सेड
दैट सेड, एस से स्टार्ट कर रहेंगे. आई रेड एन एडवर्टीजमेंट दैट सेड फुली फर्निश्ड रूम्स आर अवेलेबल फॉर पोश एयर कंडीशन जेंटलमैन ऑफ टेस्ट. अब ये पोश एयर कंडीशन एडजेक्टिव कैन सूट जेंटलमैन ऑफ टेस्ट? नो. क्या ये एडजेक्टिव हम जेंटलमैन ऑफ टेस्ट के साथ लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि जो एक जेंटलमैन ऑफ टेस्ट खुद में ही एक एडजेक्टिव फ्रेज है. जेंटलमैन ऑफ टेस्ट में आगे आ ही रहा है कि हम जेंटलमैन को एक रेफर कर रहे हैं कि जिनके अच्छी टेस्ट है या जो बहुत अच्छा जिनकी जो लोग अपने चॉइस में बहुत अच्छे हैं उनके लिए हमने एक ऑलरेडी फ्रेज बना दिया जेंटलमैन ऑफ टेस्ट. तो पोश एंड एयर कंडीशन डज नॉट सूट इट, तो इसलिए डी भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है. नेक्स्ट, अब हमें क्या निकालना है? ऑपोजिट इन मीनिंग. ही फ्लाउंडर्ड एज देयर वॉज नो स्पेस इन द क्लासरूम. इसका करेक्ट आंसर देखते हैं. फ्लाउंडर्ड का मीनिंग होता है टू स्ट्रगल और एक्ट क्लमजीली. स्ट्रगल करना या कुछ क्लमजीली काम करना, जिसमें आप बिल्कुल ही आपका जो भी आप एक्ट कर रहे हो या जो भी आप टास्क कर रहे हो वो क्लियर नहीं है. आप उसमें बहुत गलतियां कर रहे हो या स्ट्रगल कर रहे हो. ऑफन इन कन्फ्यूजन और डिफ़िकल्टी, यूजुअली आप उसमें स्ट्रगल करते हो. तो इसमें क्या होगा? द फर्स्ट ऑप्शन इज स्ट्रगल्ड, पास्ट टेंस, टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग एस्पेशली व्हेन इट्स डिफ़िकल्ट. तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? स्ट्रगल्ड. फिर टम्बल्ड का क्या मतलब होता है? टू फॉल डाउन सडनली बट विदाउट सीरियस इंजरी. जब आप अचानक से गिर जाते हो पर आपको कोई सीरियस इंजरी नहीं होती तो उसका मतलब होता है टम्बल्ड. फिर होता है फंबल्ड. फंबल होना मतलब जब आप ट्राई टू फाइंड और टेक होल्ड ऑफ समथिंग विद योर हैंड्स इन अ नर्वस और केयरलेस वे. जब आप किसी चीज़ को पकड़ने में हिचकिचाते हो, आप उसको पकड़ नहीं पाते या ठीक से आप काम नहीं कर पाते तो आप फंबल करते हो. सो हम उसमें बोलते हैं. कई बार आप बोलने में भी हकलाते हैं, बोल नहीं पाते तो स्टैमर करते हैं, पर हम उसमें भी बोलते हैं कि वाई आर यू फंबलिंग, आप इतना नर्वस क्यों फील कर रहे हो, दैट यू आर स्टैमरिंग, राइट. तो इसलिए वो फंबल्ड. एंड स्टूड का क्या मतलब होगा? काम, स्टिल एंड ऑपोजिट ऑफ स्ट्रगलिंग और पैनिकिंग. स्टूड का क्या है? काम, स्टिल, ऑपोजिट ऑफ स्ट्रगलिंग और पैनिकिंग. अब हमें यहाँ पे ढूंढना क्या था? ऑपोजिट. तो फ्लाउंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रगल करना. तो इसका बेस्ट ऑपोजिट क्या होगा हमारा? स्टूड. क्या होगा हमारा राइट आंसर? स्टूड. क्योंकि स्टूड का क्या मतलब होता है? टू बी काम और स्टिल. तो हमें ये किसका ऑपोजिट था? स्ट्रगलिंग और पैनिकिंग का. तो अगर मेरे पास सिनोनियम पूछते तो स्ट्रगल वॉज द सिनोनियम, बट क्योंकि मुझे ऑपोजिट बताना है तो स्टूड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. अब हमें सिनोनियम्स बताने हैं. फॉर ए का सिनोनियम इज मोराट. अब इसको समझ लेते हैं क्यों. सो फॉर ए का मतलब क्या होता है? अ सडन अटैक और इंकर्शन इनटू एनिमी टेरिटरी. जब हम सडन अटैक कर देते हैं किसी एनिमी टेरिटरी में तो उसका मतलब होता है फॉर ए. अब इसको समझ लेते हैं. मोराट का क्या मतलब? गो अबाउट इन सर्च ऑफ थिंग्स टू स्टील और पीपल टू एक्ट. तो नियरेस्ट मीनिंग ऑफ फॉर ए इज मोराट, क्योंकि दोनों में वी आर अटैकिंग समवन. ठीक है, चाहे उसमें हम एनिमी अटैक कर रहे हैं बट वी आर अटैकिंग पीपल. सो दोनों केस में द कॉमन मीनिंग इज अटैक. कॉन्टेस्ट का क्या मतलब होता है? कॉम्पिटिशन. रेंजर का क्या मतलब होता है? रेंजर इज अ मेंबर ऑफ अ बॉडी ऑफ आर्म्ड मेंस. तो जो आर्म्ड मेंस में जो लोग होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनको कई बार रेंजर भी बोलते हैं. सो इट कैन बी अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉडी आर्म्ड मेंस की, जिसमें उनको रेंजर बोलते हैं. इंट्यूशन क्या होता है आपका? इट्स अ फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग दैट मेक्स यू बिलीव और नो दैट समथिंग इज ट्रू विदाउट हैविंग द फैक्ट्स और लॉजिक. जो आपके अंदर से आप बोलते हो ना, मन की आवाज़ है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्यूशन. तो आपका जो सिनोनियम हुआ वो फॉर ए का मुराद हुआ. नेक्स्ट, हेजिटेटेड. हेजिटेटेड का क्या होगा? पॉज्ड. हेजिटेटेड का सिनोनियम क्या होगा? पॉज्ड. अब समझते हैं क्यों. हेजिटेट करने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को करने से पहले रुक जाना. हेजिटेशन होना कि मैं करूं कि नहीं करूं, आई एम नॉट श्योर, कॉन्फिडेंट फील नहीं करना, अब रुक गए. और पॉज का भी क्या मतलब होता है? सेम. किसी चीज़ को करने से पहले अब रुक गए, टू पॉज. इसलिए दोनों क्या है? आपके सिनोनियम्स है. अब हमने यहाँ पे स्टॉप्ड क्यों नहीं लिया? स्टॉप कब यूज़ करते हैं? जब हम कोई चीज़ रोक देते हैं कि करना ही नहीं, आगे जो चीज़ आगे मूव नहीं करेगी. तो पॉज और स्टॉप में फ़र्क है. पॉज के बाद यू कैन मूव अगेन, पर स्टॉप मतलब इट्स डन, इट्स फिनिश. तो इसलिए स्टॉप नहीं होगा, पॉज्ड होगा. स्लोड का क्या है? पास्ट फॉर्म है स्लो का, विच इज़ धीरे.
अगेन डज नॉट मेक सेंस, इसलिए नहीं है। पोस्टपोन करने का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ को डिले कर देना, आज होनी थी पोस्टपोन कर दिया कल होगी, तो इसलिए द राइट सिनोनिम विल बी पॉज्ड। नेक्स्ट देखते हैं रेकलेस, इसका राइट सिनोनिम इज रैश। अब क्यों है? रेकलेस का मीनिंग होता है टू एक्ट विदाउट इवन थिंकिंग, बिल्कुल क्लियरलेस तरीके से जब आप कोई एक्शन लेते हो उसको हम बोलते हैं रेकलेस, ठीक है, जिसमें आप कॉशन नहीं लेते, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ठीक है, दैट्स अ रेकलेस बिहेवियर। और रैश में भी यही होता है, आप रैश ड्राइव करते हो, रैश ड्राइव का क्या मतलब हुआ, यू आर ड्राइविंग विदाउट थिंकिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस, आपको कोई कॉशन नहीं ले रहे, आपका कोई प्रिकॉशन नहीं है, आप बिल्कुल सोच नहीं रहे कि आपको एक्सीडेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, राइट। सो रेकलेस एंड रैश हैज द सिमिलर मीनिंग, इसीलिए द राइट आंसर वाज रैश। करेजियस का क्या मतलब होता है, टोटली अलग टाइप ऑफ वर्ड है, बिकॉज इट शोज अ क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रेव। बोल्ड अगेन अ क्वालिटी which means showing a willingness to take risk, someone who is bold वो क्या करता है, bold enough to say out things, right, कि बिल्कुल उसमें extra confidence है to talk about things or to say or act, right, तो willingness to take risk, and daring means taking risk and doing things that are dangerous or difficult। तो daring हम कब किसके के लिए यूज़ करते हैं, जब वो कोई ऐसा काम करता है which is difficult, which needs a lot of courage, और आपको पता है कि वो काम शायद डेंजरस भी है, तो तब आप करते हो कि तो वो डेयरिंग में आता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टराइल, स्टराइल का हमारा जो सिनोनिम है वो है बैरन। अब वो क्यों है? स्टराइल का मतलब होता है व्हेन समवन इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्टराइल। तो बैरन का भी सेम मीनिंग होता है व्हेन यू कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, और यील्डिंग फ्रूट। तो ये नॉर्मली हम बैरन को लैंड के लिए भी यूज़ करते हैं, बैरन लैंड बोलते हैं ना, जो जिसमें कुछ उग नहीं सकता बोलते हैं ना, तो वो यही है कि यू कैन नॉट प्रोड्यूस समथिंग इन दैट। तो इसीलिए स्टराइल का जो राइट सिनोनिम वाज बैरन। एरिड का क्या मतलब होता है, दिस मीन्स वेरी ड्राई और लैकिंग इन मॉइस्चर। तो कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा ड्राई या बिल्कुल मॉइस्चर जिसमें ख़त्म हो जाए उसको यूज़ करते हैं, और नॉर्मली लैंडस्केप या क्लाइमेट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हमें लैंडस्केप के बारे में, लैंडस्केप मतलब किसी एरिया के बारे में, लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम एरिड वर्ड यूज़ करते हैं। चाइल्डलेस का क्या मतलब होता है, पर्सन हु डज नॉट हैव अ चाइल्ड, तो इसीलिए वो डायरेक्ट एंटोनियम नहीं है उसका, ठीक है, सॉरी सिनोनियम नहीं है। चाइल्डलेस मतलब इट्स अ रिजल्ट, इट्स नॉट कि आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो या नहीं, इट डज नॉट, ये कोई एडजेक्टिव नहीं है, इट्स मोर लाइक इट्स एन एडजेक्टिव फॉर अ पर्सन हु डज नॉट हैव अ चाइल्ड, बट ये क्या है कि हु कैन नॉट रिप्रोड्यूस, तो दोनों ऑपोजिट अलग है, अलग सिचुएशन में यूज होंगे। ड्राई का क्या मतलब हुआ, दिस इज अ जर्नल टर्म फॉर लैकिंग मॉइस्चर, एंड वाइल इट कैन बी used to describe a sterile object or land, it's not precise as barren in this concept। तो कह रहे हैं कि ड्राई जो वर्ड है इट इज़ ऑल्सो मोर लाइक एरिड बट नॉट कम्प्लीटली ए स्टेराइल। क्यों? क्योंकि ड्राई का मतलब भी वही होता है, लैक ऑफ मॉइस्चर। तो जब हमें किसी चीज़ को ड्राई बोलते हैं तो हम कह रहे हैं कि वो मॉइस्चर उसमें नहीं है, इट्स कम्प्लीटली ड्राई, सूखा है वो। तो इट कैन बी ऑफ एरिड बट इट कैन नॉट बी फॉर स्टेराइल। एंटोनिम्स, इवेसिव का एंटोनिम क्या है, फ्रैंक। अब क्यों है वो पढ़ते हैं। इवेसिव का मतलब होता है अवॉइडिंग और रिफ्यूजिंग टू से व्हाट वन मीन्स। आप जो बात कहना चाहते हो, जो आपका मतलब है, आप उसको कहने से हिचकिचा रहे हो या आप इग्नोर कर रहे हो या आप बोलना नहीं चाह रहे, तो आप यू आर बीइंग इवेसिव, ठीक है। फ्रैंक वहीं पे ऑपोजिट क्या हुआ, यू डोंट केयर अबाउट एनीवन, यू जस्ट फ्रैंकली से इट आउट, ठीक है। आप जो भी आपका मतलब है, आप जो भी बात कहना चाहते हो, यू कम्प्लीटली से इट ऑन टू समवन, ठीक है। तो आप डायरेक्ट हो अपनी थॉट्स एक्सप्रेस करने में, जबकि इवेसिव में यू आर नॉट डायरेक्ट इन एक्सप्रेसिंग योर थॉट। फ्री हैज़ अ टोटली डिफरेंट मीनिंग। सो फ्री वर्ड बहुत सारे अलग तरह से यूज़ होता है। फ्री वर्ड आप कोई चीज़ आपको फ्री में मिल रही है, जिसके कोई पैसे नहीं लग रहे, वहाँ पे भी यूज़ होगा, राइट। और फ्री वर्ड और कैसे हम यूज़ करते हैं, लेट देम गो फ्री, बिल्कुल जब हम किसी को कह रहे हैं कि आप उनको छोड़ दो, राइट। तो फ्री का जो मीनिंग है इट डज नॉट रिलेट टू इवेसिव, क्योंकि इट डज नॉट रिलेट टू थॉट्स,
अगला क्या है, लिबरल. लिबरल रेफर्स टू बिलीफ और वे ऑफ लाइफ एंड इज नॉट रिलेटेड टू इवेजन. लिबरल इज अ वर्ड यूज फॉर अ बिलीफ और अ वे ऑफ लाइफ. ही हैज़ लिबरल थाट्स, मतलब उसके जो बिलीफ सिस्टम है या जो उसका वे ऑफ लाइफ है वो बहुत ओपन है, तो ही हैज़ लिबरल थाट्स. तो वो एक वे ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, पर ये इसको नहीं. ठीक है. ऑनेस्ट का क्या मतलब है, इट्स अगेन अ वर्च्यू, इट्स अ क्वालिटी, बीइंग ऑनेस्ट. तो इट डज नॉट रिफ्लेक्ट्स इवेसिव, इसीलिए इवेसिव का एंटोनिम वाज फ्रैंक. अब है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड ग्रिगेरियस. इसको क्या बोलेंगे, ग्रिगेरियस. और इसका ऑपोजिट है एंटी सोशल, क्योंकि ग्रिगेरियस का मतलब होता है समवन हु लव्स टू बी सोशल. ठीक है. तो इसलिए इसका जो ऑपोजिट है वो एंटी सोशल है. बाकी तीनों वर्ड्स को समझ लेते हैं. ग्लोरियस का क्या मतलब होता है, समथिंग वेरी ब्यूटीफुल और इम्प्रेसिव. कोई चीज़ बहुत सुंदर होती है तो हम उसको ग्लोरियस बोलते हैं. हॉरेंडियस का क्या मतलब होता है, हॉरेंडियस होता है मीन्स टेरिबल और ऑफुल. कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा खराब है वो उसको हम टेरिबल या ऑफुल बोलते हैं. बट दिस इज़ नॉट अगेन रिलेटेड टू द सोशल बिहेवियर, इसको हम सोशल बिहेवियर के साथ नहीं जोड़ते. सिमिलर क्या होता है, कोई चीज़ जो दूसरी चीज़ से मिलती जुलती है. अगेन डज नॉट रिलेट टू द वर्ड, इसीलिए द राइट आंसर वॉज एंटी सोशल. कंफर्ट का ऑपोजिट, ये तो सबसे इजी है, डिस्कम्फर्ट. बाकी सारे रॉन्ग है. अनकम्फर्ट, मिसकम्फर्ट नहीं होता. ठीक है. अनकम्फर्ट होता है बट यहाँ पे नहीं होता, बिकॉज बीइंग अनकम्फर्टेबल हम बोलते हैं, बट इट्स नॉट द डायरेक्ट. बिकॉज अनकम्फर्ट हम तब बोलते हैं जब हम किसी को ये बोल रहे हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो. बट यहाँ पे जब हम कंफर्ट का डायरेक्ट ऑपोजिट बोलेंगे तो इट्स अ डिस्कम्फर्ट. ठीक है. ग्रेसफुल का ऑपोजिट होता है ऑकवर्ड. क्यों, ग्रेसफुल होता है कोई चीज़ बहुत सुंदर, बहुत ग्रेस के साथ हो. ऑकवर्ड क्या होता है, जिसमें कोई ग्रेस नहीं है, पता नहीं अजीब सी है ना, उसको हम बोलते हैं ना ऑकवर्ड हो रहा है यार, नहीं समझ में आ रहा कैसा है, कैसा क्या बोल रहे हैं, इट्स सो ऑकवर्ड टू बी हेयर, है ना. पर ग्रेसफुल वहीं आपको बहुत अच्छा लगेगा, यू विल फील सो गुड अबाउट इट. उसका शी हैज़ अ वेरी ग्रेसफुल ड्रेसिंग स्टाइल, मतलब उसका ड्रेसिंग स्टाइल में बहुत अच्छा ग्रेस है, क्लास है, या मे बी देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो हम क्या बोलते हैं, ग्रेसफुल. तो इसीलिए ग्रेसफुल का ऑपोजिट क्या है आपका, ऑकवर्ड है. बाकी वर्ड्स क्या है, रफ. रफ इज़ टोटली अ डिफरेंट वर्ड. कोई चीज़ खुरदरी सी है, अजीब सा है, तो हम उसको बोलते हैं रफ. और ही टॉक्स रफली, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है ना. उसकी बात करने में रफनेस होने में, या ही हैज़ अ रफ वॉइस, तो उसमें हम क्या बोल रहे हैं कि उसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी भारी है, या मे बी प्रॉबली थोड़ी, होता है ना लोगों की कई बार आवाज़ ऐसी होती है जिसमें भारीपन भी होता है, बट एक अजीब सा आपका, जब आप उसको सुनते हो तो यू डोंट फील गुड, थोड़ी रफनेस सी फील होती है उसमें कि अजीब सी खुरदरी सी आवाज़, अजीब सा आ रहा है, तो वो आपका रफ हो जाएगा. एंड ये मैंने क्या किया, एक्सपर्ट क्या होता है, समवन हु इज़ स्किल्ड इन समथिंग, वो एक्सपर्ट होता है आपका. मिजरेबल क्या मतलब हुआ, समवन हु इज़ इन अ कंडीशन विच इज़ वेरी अनहैप्पी, इन विच ही इज़ वेरी अनहैप्पी. तो मिजरेबल सिचुएशन, या ही इज़ अ मिजरेबल मैन, मतलब बहुत ही अनखुश, बिल्कुल ही खुश नहीं रहता, वैसा आदमी है, तो मिजरेबल हो गया. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर का क्या होता है ऑपोजिट, एक्सप्लिसिट. क्यों है, ऑब्सक्योर का मीनिंग क्या होता है, विच इज़ समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, अनक्लियर है या हार्ड टू अंडरस्टैंड है. ठीक है. दैट्स अ ऑब्सक्योर स्टेटमेंट, जो चीज़ अनक्लियर है या हार्ड टू अंडरस्टैंड है. एक्सप्लिसिट का ऑपोजिट क्यों है, क्योंकि एक्सप्लिसिट का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी क्लियर एंड क्लीन टू अंडरस्टैंड, पढ़ते ही समझ में आ जाए, तो इट्स एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट का मतलब नॉट एक्सप्रेस इन डायरेक्ट वे. अब ऑब्सक्योर और इम्प्लिसिट इज सिनोनिम्स, क्योंकि इम्प्लिसिट का मतलब भी सेम है. ठीक है. ऑब्निशियस क्या क्या होता है, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट एक्सेप्शनली इन अ वे दैट ऑफेंड्स पीपल. अब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा ऐसी है विच समहाउ ऑफेंड पीपल, लाइक टॉकिंग अबाउट सम टैबूज, लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल करते हैं, एंड समवेयर अनप्लेजेंट भी लगते हैं कुछ टैबूज बात करने के लिए. सो दोज आर ऑब्निशियस टॉपिक्स.
ठीक है। एंड लास्ट इज पेडेंटिक। पेडेंटिक का मीनिंग क्या होता है? ओवरली कंसर्न्ड विद माइनर डिटेल्स और रूल्स। जो पर्सन या कोई पर्सन जो माइनर डिटेल्स और रूल्स को लेके बहुत ज़्यादा वरिड रहता है, दैट्स पेडेंटिक। तो इसलिए द राइट आंसर वॉज एक्सप्लिसिट। अब है हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। So we have 5 parts in this reading comprehension and I would like you to take 2 minutes to read it and then I'll tell you कि इसको कैसे फटाफट सॉल्व करते हैं। तो एक टिप है, जब भी एग्ज़ाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए एंड यू सी इट कि ये बहुत ज़्यादा मुझे टाइम नहीं है मेरे पास और मुझे फटाफट उसको सॉल्व करना है, सो द बेस्ट टिप दैट आई कैन गिव यू इज़ कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। हाउ वी डू इट उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास 5 पैराग्राफ्स हैं। If I have time, say I have 5 minutes to answer, तो I'll spend 1 minute on reading it quickly. मैं पूरा डीपली नहीं पढ़ूंगी, क्विकली पढ़ूंगी, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले क्वेश्चन पर आऊंगी। सॉरी, मैं क्वेश्चन देखूंगी, महाराणा प्रताप बिकेम इमॉर्टल, ठीक है। अब मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में 2-3 वर्ड्स हैं, महाराणा प्रताप, इमॉर्टल, ठीक है। आई विल गो बैक टू माई कॉम्प्रिहेंशन एंड फाइंड दीज वर्ड्स। और यूजुअली फर्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ, तो मैं फर्स्ट पैराग्राफ में जाऊंगी, आई विल फाइंड द वर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने देखा महाराणा प्रताप से तो स्टार्ट हो रहा है और इमॉर्टल पर्सनैलिटी यहाँ पर आ गया, तो आई नो कि मेरा आंसर इसी में से है, मेरे पास आंसर यहाँ पे ही है। आई विल रीड दैट लाइन अगेन। हाउएवर ही अकम्प्लिश सो मच ग्रैंडर ड्यूरिंग हिज reign that his glory surpassed the boundaries of countries and time, turning him into an immortal personality। अब मेरे वहाँ पे जो 4 ऑप्शंस थे उसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें? ही रूल्ड मेवाड़ फॉर 25 ईयर्स नहीं था कहीं पे मेंशन। ही एडेड अ लॉट ऑफ ग्रैंड्योर टू मेवाड़, ग्रैंड्योर वर्ड आया था ना वहाँ पे भी। ऑफ हिज वेलर सेक्रीफाइस एंड पेट्रोटिज्म कहीं भी मेंशन नहीं था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, दैट्स द क्विक वे टू फाइंड योर आंसर। मैच द वर्ड्स, कहाँ पर कौन सा आंसर लिखा होगा एंड जस्ट गेट इट, ठीक है। डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ मेवाड़ वर। अब ऑप्शंस क्या है मेरे पास? लैक ऑफ कॉपरेशन इन नोबिलिटी, एंशियंट ट्रेडिशंस ऑफ द किंगडम, इट्स स्मॉल एरिया एंड स्मॉल पॉपुलेशन, द पॉवर्टी ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। मुझे डिफिकल्टीज ऑफ मेवाड़ सर्च करना है। आई विल गो बैक टू माई फर्स्ट पैराग एंड आई विल चेक कि मुझे डिफिकल्टीज के बारे में कहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ तक किंग्स ऑफ मेवाड़ विद द कॉपरेशन ऑफ देयर नोबल्स एंड सब्जेक्ट्स हैड एस्टेब्लिश सच ट्रेडिशन इन द किंगडम एज ऑगमेंटेड देयर मैग्निफिकेंस डिस्पाइट द हर्डल्स ऑफ हैविंग। अब डिफिकल्टीज को हम हर्डल्स भी बोलते हैं, है ना। तो ये मेरे को पता चल गया कि हर्डल्स मतलब डिफिकल्टीज की बात हो रही है, तो मेरा आंसर यहाँ से कहीं आसपास होना चाहिए। द हर्डल्स ऑफ हैविंग अ स्मॉलर एरिया अंडर देयर कमांड एंड लेस पॉपुलेशन। आ गया स्मॉल एरिया एंड लेस पॉपुलेशन, है ना। तो हमारे पास हमारे सेकंड का आंसर भी आ गया। समझ में आया कैसे फटाफट करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना पूरा पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में। क्विकली वील फाइंड द क्वेश्चन। हमेशा कॉम्प्रिहेंशन के बीच में से आता है, उसमें जो आपका क्वेश्चन लिखा है वो एग्जैक्ट या उससे रिलेटेड 1-2 वर्ड्स तो उसमें डेफिनेटली होते हैं। जैसे यहाँ पे डिफिकल्टी था, हर्डल्स आया ना, तो आपको वो डायरेक्ट मिल जाएगा आपके कॉम्प्रिहेंशन में। तो यू जस्ट हैव टू फाइंड दैट वर्ड। ड्यूरिंग थॉर्नी ओकेजन्स, अब मुझे ढूंढना है कि ड्यूरिंग थॉर्नी ओकेजन्स की बात कर रहा है वो, उस टाइम क्या हुआ था। द फ्लैग ऑफ मेवाड़ सीम टू बी लोअर्ड, द फ्लैग ऑफ मेवाड़ वॉज होइस्टेड हाई, द पीपल ऑफ मेवाड़ शोड गैलेंट्री, या मोस्ट ऑफ द रूलर्स हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। तो क्या हुआ था उसमें? अब फर्स्ट पैरा में से मेरे पास 2 क्वेश्चन आ गए, तो डेफिनेटली अब जो भी होगा सेकंड में होगा, तो वील गो फॉर द सेकंड। द डेस्टिनी ऑफ मेवाड़ वॉज गुड इन द सेंस दैट बेयरिंग अ फ्यू kings, most of the rulers were competent and patriotic. The glorious tradition of the kingdom most continued for 1500 years since the establishment. अब यहाँ पे मुझे वो वर्ड मिल रहा है कहीं पे भी, लोअर्ड वाला। अच्छा, वो यहीं पे है। There did come a few thorny occasions when the flag of the kingdom seemed sliding down. Sliding down का मतलब lower down ही है। Their flag once again heaved high in the sky thanks to the gallantry and brilliance of the people of मेवाड़। तो क्या हुआ था? थॉर्नी ओकेजन्स, यहाँ पे आया वर्ड एग्जैक्ट, जो वहाँ पे क्वेश्चन में था मेरे पास, एग्जैक्ट वर्ड है ना। तो उसका क्या है? फ्लैग ऑफ द किंगडम सीम्ड स्लाइडिंग डाउन,
तो मेरे पास डायरेक्ट आंसर है उसका। अब फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? मेवाड़ वॉज लकी बिकॉज, ठीक है, ऑल ऑफ इट्स रूलर वर कॉम्पिटेंट, मोस्ट ऑफ इट्स पीपल वर competent, most of its rulers were competent, only a few of its people were incompetent. अब वन तो हमने पूरा पढ़ लिया, हमें पता है वहाँ आंसर नहीं था। The destiny of Mewar was good in the sense that bearing a few kings, most of the rulers were competent and patriotic. Most of the rulers were competent. मेरे आंसर में भी सेम लाइन है। दूसरा डेस्टिनी ऑफ मेवार, डेस्टिनी को आप लक भी बोल सकते हो, है ना। सो लक ऑफ मेवार, और वहाँ पे यही था, बाय मेवार वॉज लकी, तो क्या है, मोस्ट ऑफ द रूलर्स वर कॉम्पिटेंट। तो मेरे पास डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर है, और ऐसे मैंने चारों क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लिए। ठीक है, समझ में आ गया बाय कहाँ से हमने ये आंसर्स निकाले। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज ईच ऑफ द फॉलोइंग। सरप्राइजिंग, पैरा 4, एविडेंस, पैरा 4। तो मुझे पता है मुझे पैरा 4 पढ़ना है। वन में ऑब्जर्व एस्टॉनिशिंग, सरप्राइजिंग का दूसरा सिनोनिम क्या होता है? एस्टॉनिशिंग। तो आई नो द आंसर। ठीक है, सेकंड ढूंढते हैं। सेकंड आपका क्या था? किसका ढूंढना था आपको? सेकंड एविडेंस। एविडेंस को ढूंढते हैं। एविडेंस का क्या मतलब, क्या वर्ड होगा? Not only in forts and palaces of Mewar, but also in public utility buildings. Ruins of many structures which are still standing tall in their grandeur are testimony to the fact that Mewar was not only the land of brave, but also a seat of art and culture. अब testimony can be said as evidence, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, जो अभी तक buildings, जो structures की ruins बचे हैं, they are testimony to what fact? That Mewar was not only land of brave but also seat of art and culture. तो ये फैक्ट को प्रूव कर रहा है ना यहाँ पे। तो टेस्टिमनी इज ऑल्सो वर्ड फॉर एविडेंस। तो हमें दोनों का सिनोनिम मिल गया। ऐसे हम करेंगे रीडिंग पैराग्राफ्स। फिनिश। अब हमारे पास एक और है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें द क्वेश्चन इज नॉट कि ये पैराग्राफ में से, बट द क्वेश्चन से व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज। ये पूरा पैसेज किस बारे में है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, उसके लिए तो आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार हम क्विकली इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है। फिजिकली द एंशिएंट राइवलरी डिफर्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑफ टुडे ड्यू टू द हार्नेस there were significantly fewer events and only free Aryans and occasionally boys were permitted to compete. In addition, there were no team sports. Every sport pitted one man against another or others since they placed greater emphasis on individual achievement. The Aryans competed in javelin, running with and without armor, and discussion among other sports. In addition, some of the more rigorous activities they participated in included wrestling, boxing, malyut, a form of wrestling and boxing. Some of the activities were harsh and required naked participation, but they were designed to highlight the beauty of human body. The Yadavas, on the other hand, built their games on the combative exhibitions, most notably gladiator battles. They comprised gladiator fights, dramas, chariot racing, and athletic competition, and a simulated naval battle. Undoubtedly, the Aryan games derived their entertainment value primarily from the competition between athletes, whereas Yadava games were frequently characterized by the staging of conflicts to the death involving enormous numbers of humans and animals. So बेस्ट आंसर क्या लगता है? डिफरेंस बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न गेम्स कहीं मेंशन नहीं था ऐसा कुछ। टाइप्स ऑफ एंशिएंट गेम्स की बात ही नहीं हुई थी पूरे पैराग्राफ में। पर्पस ऑफ एंशिएंट गेम्स अगेन द रॉन्ग आंसर। तो कंपैरिजन ऑफ आर्यन एंड यादवा स्पोर्ट्स। ठीक है, समझ में आया? ये वाला हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। The development of drug A resistance during the Kargil War was the second most influential factor in the development of anti-malarial drugs, providing a significant difficulty for soldiers stationed in these regions. पहले क्वेश्चन चेक करते हैं। कभी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, चेक द क्वेश्चन फर्स्ट, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जाओ। Which drug showed potential anti-malarial activities? ठीक है, उसने क्या बोला?
Development of drug A resistance during the Kargil war was the second most influential factor in the development of anti-malarial drugs. तो इसके resistance से development हुई थी anti-malarial drug की, तो इसका मतलब drug A तो नहीं है, right? अब आगे ढूंढते हैं और कहाँ पे बात हो रही है, drug B की बात हो रही है अब, which is a component of base chemical was discovered to have an anti-malarial properties. So हमें हमारा आंसर मिल गया, हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, we know the answer now. एंड दैट्स ऑल. इसमें कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है, कोई टिप चाहिए, कुछ समझना है कि कैसे सॉल्व होगा, या समझ आ गया? ठीक है. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं. दीज वर टेकन फ्रॉम द मॉक टेस्ट, बट बी प्रिपेयर्ड. और जो मैंने टिप दिया, यूज इट वाइजली. क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड दैट क्वेश्चन एंड देन गिव द आंसर. क्योंकि प्रॉपर्ली आपके पास पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरा इतने सारे पैराग्राफ्स पढ़ पाओ. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो चीज़ ढूंढो विच यू आर ट्राइंग टू फाइंड, एंड व्हेन यू फोकस ऑन द राइट क्वेश्चन, तो आपका माइंड भी आपको फटाफट वो आंसर ढूंढ के दे ही देता है. ठीक है. सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन गेट बैक टू मी.